बहुत समय पहले की बात है। समुंदर किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिया नाम का एक ईमानदार और मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। वो रोज सुबह उठकर समुंदर किनारे मछलियां पकड़ने जाता था, लेकिन उसे अक्सर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। एक दिन हरिया शाम को घर वापस लौटता है। आज फिर कुछ नहीं मिला। नहीं गौरी, जाल टूटा हुआ है और लहरें भी ज्यादा थी। मछलियां जाल में आती तो हैं, लेकिन छेद से बाहर निकल जाती हैं। हाय रे हमारी फूटी किस्मत। ऐसा लगता है मानो भगवान ने सारी मुसीबतें हमारे जीवन में ही डाल दी हैं। सही कहा तूने। ना नाव और ना जाल, ऐसे कैसे कोई मछलियां पकड़ेगा। काश हम नई जाल और एक छोटी सी नाव खरीद पाते। काश, लेकिन पैसे तो है नहीं, कहाँ से खरीदें। और रघु सेठ जैसे लोग बस हंसी उड़ाते हैं हमारी मजबूरी का। गांव का सबसे अमीर मछुआरा रघु सेठ अपनी बड़ी नाव और मजबूत जाल के साथ रोज ढेर सारी मछलियां पकड़ता था। उसने तो मछलियां पकड़ने के लिए आदमी भी रखे थे। वो जब भी हरिया को समुद्र किनारे देखता। अरे हरिया, फिर खाली हाथ। लगता है मछलियां भी अब तुझसे दूर भागती हैं। मजबूरी है सेठ, वरना मैं भी आपकी तरह ढेर सारी मछलियां पकड़ के बाजार में बेचता। मेरे जैसा बनने का सपना देखना छोड़ दे हरिया। मैं एक अकेला इस गांव का दादा हूँ। लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं जब मैं भी ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाऊंगा। दिन में सपने अच्छे देखता है तू। फिर रघु सेठ और उसके आदमी हरिया पर हंसते हुए वहां से निकल गए। रघु सेठ तो हरिया का मजाक उड़ाता ही था, साथ ही गांव वाले भी उड़ाते थे। लेकिन हरिया दिल से बहुत अच्छा आदमी था। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार शाम होने के बाद भी हरिया समुंदर किनारे बैठा था। उसे घर जाने का मन नहीं कर रहा था। समुंदर किनारे चारों ओर चांद की वजह से थोड़ा थोड़ा उजाला था। उस उजाले में समुंदर का पानी चमक रहा था। समुंदर किनारे बैठा हरिया बहुत उदास था। अंदर से वो बहुत दुखी था। उसे बार बार रघु सेठ और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, वो पल याद आ रहे थे। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ही इतना गरीब क्यों हूँ। लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, तुम देख रहे हो ना। हरिया मायूस होकर सर झुका के बैठा था। वो सोच रहा था कि वो मेहनत करता है, लेकिन उसका फल उसे नहीं मिलता। तभी उसके दिमाग में एक बुरा विचार आया। अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं और मजाक नहीं बनना चाहता। इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हरिया ने तय कर लिया था कि वो समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देगा। लेकिन वो समुंदर की ओर जाने के लिए जैसे ही उठा, तभी समुंदर की लहरों के साथ एक कांच की बोतल आकर उसके पांव के पास अटक गई। हरिया ने उस बोतल को जिज्ञासा के साथ देखा और उसे अपने हाथों में ले लिया। अरे, ये क्या चीज है। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसके सामने एक विशाल नीला जिन खड़ा था। तूने मुझे हजारों साल की कैद से आजाद किया है। अब मैं तेरा सेवक हूँ। मांग, क्या चाहता है तू। अजीब से दिखने वाले उस जिन को देखकर हरिया डर गया और थोड़ा पीछे हट गया। क, 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 कौन हो तुम। मैं जिन हूँ, जादुई शक्तियों का स्वामी। एक काले जादूगर ने मुझे अपनी शक्तियों से इस बोतल में कैद कर लिया था। आज तेरी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई है। तुम्हारे पास सच में जादुई शक्तियां हैं। हाँ, और अब से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम जो भी कहोगे वो मैं करूंगा। मुझे इसकी परीक्षा करनी होगी। क्या है सच में मैं जो कहूंगा वो करेगा। एक काम करो, इस कांच की बोतल को वापस समुंदर में फेंक दो। जिन ने तुरंत नीचे पड़ी कांच की बोतल उठाई और उसे समुंदर में फेंक दिया। ये तो सच में मेरी बात मान रहा है। लगता है मेरे नसीब खुल गए। बताओ स्वामी, अब आपको क्या चाहिए। कौन सा आदेश दोगे मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन ना मेरे पास नाव है और ना ही अच्छा जाल। हरिया की बात सुनकर जिन मुस्कुराया। तो सुनो, पास ही एक जंगल है। वहाँ एक खास पेड़ है जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। उस लकड़ी से अपनी नाव बनाओ और देखिए आपका ये जाल। जिन ने जाल को हाथ लगाया और जाल एकदम नया और मजबूत हो गया। ये चमत्कार देखकर तो हरिया के होश ही उड़ गए। अब इस जाल में जो भी मछलियां फंसेंगी वो निकल नहीं पाएंगी।
जिन ने हरिया की सारी समस्या एक ही पल में दूर कर दी थी। अगले दिन से हरिया ने मेहनत शुरू की। वो उस जंगल में गया जिसके बारे में जिन ने बताया था। वहाँ से उसने पेड़ की लकड़ी काटी और उससे नाव बनानी शुरू की। इस कार्य में हरिया की पत्नी भी जुड़ गई। कुछ ही घंटों में उन दोनों ने मिलकर नाव तैयार कर दी। देखो गौरी, हमारी नाव बनकर तैयार हो गई। हाँ, लगता है अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये सब जिन का कमाल है। अगले ही दिन हरिया अपनी नई नाव और जाल के साथ समुन्दर में आगे बढ़ा। जिन अदृश्य होकर उसके साथ ही था। समुन्दर में दूर जाकर हरिया ने अपनी जाल पानी में फेंकी और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसका जाल भारी हो गया। लगता है बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। फिर हरिया ने बड़ी मेहनत से जाल को ऊपर खींच लिया। उसमें ढेर सारी मछलियां फंसी हुई थी। एक साथ बहुत सारी मछलियां देखकर तो हरिया दंग ही रह गया। देखा जाल का कमाल, पहली बार में इतनी मछलियां मिल गई आपको। हाँ, इस जाल ने और तुमने तो कमाल कर दिया है। मैं तो बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मेहनत तो आप ही कर रहे हो। अब मैं बाजार में जाकर ये मछलियाँ सस्ते दाम में बेचूंगा ताकि लोग खरीद सकें और वो रघु सेठ तथा बाकी मछुआरों की लूट से बच सकें। हरिया को पूरा दिन मछलियाँ पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तुरंत ही मछलियों को एक टोकरी में भरकर बाजार में पहुँच गया और बाकी लोगों से थोड़े सस्ते दाम में बेचने लगा। उस दिन से हरिया रोज मछलियाँ पकड़कर बाजार में सस्ते दाम में बेच देता था। लेकिन ये बात कुछ मछुआरों को हजम नहीं हुई। ये हरिया तो हमारा धंधा बिगाड़ रहा है। अगर ये इसी तरह सस्ते दाम में मछलियाँ बेचेगा तो लोग हमसे खरीदना बंद कर देंगे। हमें इसका कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना हम रघु सेठ के पास जाएं, वो ही इसका इलाज करेंगे। अच्छा आइडिया है, चलो रघु सेठ के पास चलते हैं और हरिया की फरियाद करते हैं। वो दोनों मछुआरे रघु सेठ के पास पहुंच गए। रघु सेठ अपने पलंग पर बैठा हुआ था। रघु सेठ, एक फरियाद करनी थी आपसे। बताओ क्या बात है, इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? वो हरिया गांव वालों को सस्ते दाम में मछलियां बेच रहा है। इसकी वजह से लोगों ने हमसे मछलियां खरीदनी बंद कर दी है। वो गरीब हरिया जिसके पास एक मछली जाल तक नहीं है। जाल तो पहले नहीं थी, अब तो उसके पास अच्छी जाल और नाव दोनों है। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन अब वो रोज सुबह सुबह ही ढेर सारी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने आ जाता है। तो ये बात है, लगता है इसलिए कई दिनों से मेरी मछलियां भी कम बिक रही हैं। मेरे ग्राहक भी इस हरिया के पास ही चले जाते होंगे। हमें इस हरिया का कुछ तो करना ही होगा सेठ। ये नहीं चलेगा, इस हरिया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। रघु सेठ और बाकी लोग रात के अंधेरे में समुन्दर किनारे पहुंच गए। वहाँ हरिया की नाव पड़ी थी। सभी ने मिलकर उस नाव को तोड़ दिया और फिर वहाँ से निकल गए। सुबह जब हरिया समुन्दर किनारे पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी नाव टूटी पड़ी है। अरे ये क्या हो गया, मेरी नाव किसने तोड़ी? तभी रघु सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकलता है। वो हरिया को देखकर रुक जाता है। अरे ओ हरिया, अब क्या करेगा? फिर से किनारे पर बैठ जाएगा? जरूर ये आपने किया होगा, आपने ही मेरी नाव तोड़ी होगी। हाँ हाँ, हमने ही तोड़ी है तेरी नाव। जब ना रहेगी नाव तो ना मिलेंगी मछलियाँ। फिर रघु सेठ और उसके आदमी हंसते हुए वहाँ से निकल गए। इस ओर हरिया की आंखें भर आईं। वो बहुत मायूस हो गया। लेकिन तभी जिन प्रकट हुआ। स्वामी, फिर से मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप फिर से नाव बना लो। जिन की बात हरिया को ठीक लगी। उसने फिर से नाव बनाना तय कर लिया। उसने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर नाव बनाई। अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जिसके बारे में गांव वालों को बिल्कुल नहीं पता। वहाँ आपको मछलियों का भंडार मिलेगा। ऐसी कौन सी जगह है दोस्त? चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आज हम वहीं से मछलियाँ पकड़ेंगे। जिन हरिया को लेकर एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ उसे ढेर सारी मछलियाँ मिल सकती थी। हरिया ने जैसे ही पानी में जाल डाला कि जाल भारी हो गया। हरिया ने जाल बाहर खींचा तो वो चौंक गया। पूरा जाल मछलियों से भरा हुआ था। हरिया फिर से रोज बाजार में जाकर सस्ते दाम में मछलियाँ बेचने लगा और धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वो गांव में रघु सेठ के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अमीर मछुआरा बन गया। लेकिन जब ये बात रघु सेठ को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ।
क्योंकि हरिया की वजह से उसका धंधा डूबने लगा था। अब बहुत हो गया, चलो हरिया को सबक सिखाते हैं। इस बार नाव की जगह उसे ही खत्म कर देते हैं। रघु सेठ अपने आदमियों के साथ समुद्र किनारे पहुंच गया, जहां हरिया मछलियां पकड़ने जाने की तैयारी कर रहा था। वहां उसकी पत्नी गौरी भी थी। रघु सेठ के आदमियों ने हरिया को कुछ भी कहे बिना उसे पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने हरिया को इतना पीटा कि उसके माथे से खून भी निकलने लगा। एक और वो लोग हरिया को मार रहे थे और दूसरी ओर रघु सेठ हरिया की नाव तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। वो कुल्हाड़ी लेकर हरिया की नाव में पहुंच गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि नाव पानी में है और बंधी हुई नहीं है। रघु सेठ पूरे जोर से नाव पर कुल्हाड़ी से वार करने लगा। इस बीच उसे पता नहीं था कि नाव पानी में आगे बढ़ने लगी है। रघु सेठ ने एक के बाद एक वार किए और नाव तोड़ दी, लेकिन नाव टूटते ही रघु सेठ पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही रघु सेठ खुद को बचाने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन उसे तो तैरना आता ही नहीं था। बचाओ बचाओ! रघु सेठ की आवाज गौरी ने सुन ली। उसने देखा कि रघु सेठ डूब रहा था। गौरी चिल्लाई, रघु सेठ डूब रहा है, कोई बचाओ उसे। जिन, रघु सेठ को बचा लो। लेकिन उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको इतना पीटा, फिर भी आप उसे बचाना चाहते हैं। वो भले ही बुरा हो, हम तो अच्छे हैं ना, हमें अपनी अच्छाई नहीं भूलनी चाहिए। जाओ जल्दी से रघु सेठ को बचाओ, वरना वो डूब जाएगा। तुरंत जिन रघु सेठ के पास पहुंच गया, जो कि डूबने ही वाला था। उसने रघु सेठ को दोनों हाथों से उठाया और उसे लेकर किनारे पर आ गया। रघु सेठ कांपता हुआ किनारे पर बैठा था। उसने हरिया की ओर देखा। मैं तो तुम्हें डुबोना चाहता था और तुम ही ने मेरी जान बचाई। हाँ रघु सेठ, आप मुझे मारने चले थे और खुद ही फंस गए। जो इंसान दूसरों का बुरा सोचता है, उसके साथ भी बुरा ही होता है। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है हरिया, मुझे माफ कर दो। रघु सेठ, इंसान की पहचान उसकी दया से होती है, दुश्मनी से नहीं। जाइए, मैंने आपको माफ किया। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और ईमानदारी से धंधा करूंगा। फिर रघु सेठ वहां से चला गया। हरिया और उसकी पत्नी रघु सेठ के बदल जाने पर खुश थे। स्वामी, अब मेरा काम पूरा हुआ। आप मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो और अब तो आपके पास धन दौलत सब कुछ है, इसलिए आप मुझे जाना होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जी स्वामी, फिर कभी अगर जरूरत पड़े तो मुझे याद करिएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर चिन अदृश्य हो गया। उसके बाद हरिया और उसकी पत्नी गौरी भी अपने घर जाने के लिए निकल गए।